बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में नैना और सुनैना अपनी माँ कलावती के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। कलावती बहुत मेहनत से खेतों में मजदूरी करती थी, तब जाकर वह अपनी दोनों बेटियों को दो समय का खाना खिला पाती थी। लेकिन धीरे धीरे कलावती की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक शाम को खेतों से मजदूरी कर कर घर वापस आती है तो वह बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर नैना और सुनैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ समय बाद कलावती को होश आता है। तभी सुनैना कहती है, क्या माँ, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं कितने दिन से देख रही हूँ आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रही है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नैना सुनैना, मेरी प्यारी बच्चियों, अब डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं रहा। मेरा ऊपर जाने का समय आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम दोनों अकेली नहीं रहोगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताती हूँ। पास वाले ही गांव में तुम्हारे पिता अपनी दूसरी पत्नी विनीता और अपने बेटे कृष्णा के साथ रहते हैं। तुम दोनों वहां चली जाना और अपने पिता को अपनी आप बीती बताना। वह इतने भी कठोर नहीं है कि तुम्हें अपने घर में रहने की जगह ना दे। मेरी बच्चियों, एक दूसरे का ख्याल रखना। कलावती बस इतना ही कह पाती है और तभी कलावती की मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं। नहीं माँ, हमें आपकी जरूरत है, अपनी आंखें खोलिए। नहीं माँ, आप हमें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें आपकी जरूरत है। माँ, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। अपनी माँ का दाह संस्कार करने के बाद वह अपने पिता के घर जाने के लिए निकल जाती हैं और कुछ ही समय में अपने पिता के घर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर उन्हें सब बताती हैं। यह सब सुनकर राम प्रकाश को भी दुख होता है, लेकिन विनीता नैना और सुनैना को देखते ही आग बबूला हो जाती है। तभी राम प्रकाश विनीता से कहता है, देखो भाग्यवान, जब तक कलावती जिंदा थी तब तक तो मेरी बेटियां मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब मैं अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। कृपया करके इन्हें इस घर से दूर मत करो। देखो जी, मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को अपने घर में रहने की अनुमति तो दे देती हूँ, लेकिन इन दोनों मनहूस लड़कियों को जिस तरह से मैं रखूंगी इन्हें उसी तरह से रहना होगा। अगर बीच में आपने कुछ बोला और इनके ऊपर फालतू पैसे खर्च किए तो मैं अपने बेटे कृष्णा को लेकर मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, पहले ही सोच लेना। राम प्रकाश विनीता की इस शर्त पर तैयार हो जाता है। तभी नैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप चिंता ना करो, आप हमें जैसे भी रहने के लिए कहेंगी हम वैसे ही रहने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और आज के बाद मुझे माँ कहने की कोशिश भी मत कर लेना। अब खड़ी होकर यहाँ पर बात ही करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी। स्टोर रूम में गेहूँ रखे हैं, वह सारे गेहूँ पिसने हैं, उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। समझ आ रही है? पता नहीं मनहूस लड़कियाँ कहाँ से आ गई, कब इनसे छुटकारा मिलेगा। नैना और सुनैना चुपचाप स्टोर रूम में चली जाती हैं और स्टोर रूम में जाकर देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गेहूं की बोरियां रखी थी, जिन्हें देखकर नैना और सुनैना चौंक जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी, इतने सारे गेहूं हम दोनों कैसे पीस सकते हैं? और जब तक ये सारे गेहूं नहीं पीस पाएंगे तब तक हमारी सौतेली माँ हमें खाना नहीं देंगी। भूख तो बहुत तेज लगी है दीदी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, हम कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद हमें खाना मिल जाएगा। चलो मेरी प्यारी बहन, अब समय बर्बाद नहीं करते।
नैना और सुनैना गेहूं पीसना शुरू हो जाती हैं। दोनों बहन बहुत मेहनत से गेहूं पीसती हैं। उनके हाथ में छाले भी निकल आते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती और रात तक सारे गेहूं पीस देती हैं। गेहूं पीसने के बाद सुनैना अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे खाना मांगती है। आपने जितने भी गेहूं दिए थे वह सब पिस चुके हैं। अब आप हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। देखिए, गेहूं पीसने की वजह से हमारे हाथ में छाले भी निकल आए हैं। हो सके तो छालों पे लगाने के लिए दवाई भी दे दीजिए। इन दोनों मनहूस लड़कियों ने सारे गेहूं पीस दिए। मैंने तो इतने सारे गेहूं इसलिए दिए थे ताकि इतना सारा काम देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाए। अब मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को सूखी रोटी खाने के लिए देती हूँ और जब तक देती रहूंगी जब तक इस घर को छोड़कर भाग नहीं जाती। अगर दोनों मनहूस लड़कियाँ इसी घर में रहती रही तो मेरे बेटे की प्रॉपर्टी तो कम हो जाएगी, इन दोनों मनहूस बहनों में बट जाएगी। कुछ तो करना होगा मुझे। ऐसा सोचकर विनीता कल की एक एक सूखी रोटी दोनों बहनों को खाने के लिए दे देती है। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर उस सूखी रोटी को पानी के सहारे खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। विनीता दोनों बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही थी, लेकिन दोनों बहनें चुपचाप उस अत्याचार को सहन कर रही थी। इन सब से भी जब बात नहीं बनती तो विनीता एक दिन बहुत बड़ा प्लान बनाती है। नैना सब्जी काटने के लिए चाकू लेकर जा रही थी, तभी विनीता कृष्णा को नैना के पास भेजती है और उसके बाद नैना के पास आकर उसको जोर से थप्पड़ मारती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, मेरे बेटे को मार दिया, इसके हाथ में देखो चाकू है। अजी सुनते हो, देखो आपके इकलौते बेटे को मारना चाहती है आपकी दोनों मनहूस बेटियां, ताकि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए। मैं तो पहले ही मना करती थी कि इन दोनों मनहूसों को अपने घर में नहीं रखते, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा लाडला बेटा, अभी इसे मार देती तुम्हारी बेटियां। ऐसा कहकर बहुत चिल्ला रही थी। राम प्रकाश आकर देखता है तो नैना के हाथ में चाकू और कृष्णा नीचे लेटा हुआ था। यह देखकर राम प्रकाश को भी धोखा हो जाता है कि जैसे नैना कृष्णा को मारना चाहती थी। तभी राम प्रकाश नैना और सुनैना को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी नैना और सुनैना अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप अपने पिता का घर छोड़कर एक जंगल में आ जाती हैं। तभी नैना रोते हुए सुनैना से कहती है, दीदी, हमने अपनी सौतेली माँ का कितना अत्याचार सहन किया। काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए, सूखी रोटी खाते खाते पेट में दर्द हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। हमें अपने घर से धक्के मार के निकलवा दिया और पिताजी के सामने भी हमें छोटा बना दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे दीदी? ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी सुनैना देखती है कि एक बूढ़ी औरत बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रही है। तभी सुनैना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कहती है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बुढ़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से बुढ़िया बना दिया और वह मुझसे दिन रात काम करवाती है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी मदद के लिए नहीं कहा। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उस जादूगरनी के पास मेरा जादुई सोने का गुलाब घर और दूसरा जादुई चांदी का गुलाब घर है। अगर मैं एक एक बार दोनों घर के अंदर जाऊंगी तो मैं अपने पहले रूप में आ जाऊंगी, लेकिन वह लाना बहुत मुश्किल है बेटा। परी जी, आप मुसीबत में हैं और मेरी माँ हमेशा समझाती थी कि हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। नैना और सुनैना परी से ऐसा कहकर जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं और चुपके से पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती हैं और उसके बाद उसे बांध देती हैं। तभी जादूगरनी नैना और सुनैना से कहती है,
देखो देखो, तुम दोनों बहनें बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगी, इतनी धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन तुम उस बुढ़िया परी को यह जादू सोने और चांदी के गुलाब घर ले जाकर मत दो। मेरी बरसों की मेहनत है, मैंने इन्हें बहुत मेहनत से चुराया है और उस परी को बुढ़िया बनाया है। तुम ऐसा मत करो। चुप कर दुष्ट जादूगरनी, हमें धन दौलत का लालच नहीं है, हम उस परी की मदद करना चाहते हैं। और तू जादू सोने और चांदी के गुलाब घर से इस दुनिया पर राज करना चाहती है ना? हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी देख हम बाहर निकल कर तेरे साथ क्या करते हैं। इस तरह दोनों बहनें बहुत बहादुरी से उस जादूगरनी से जादू सोने और चांदी के गुलाब घर लेकर बाहर आ जाती हैं और कुछ समय बाद जादू सोने और चांदी के गुलाब घर उस बूढ़ी परी को दे देती हैं। जैसे ही वह परी जादू सोने के गुलाब के घर के अंदर और जादू चांदी के गुलाब के घर के अंदर कदम रखती है तो वह पहले की तरह बहुत सुंदर परी बन जाती है। और उसके बाद वह दोनों बहनों से कहती है, सच में तुम दोनों बहनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुमने ईमानदारी से जादू सोने और चांदी का गुलाब घर मुझे लाकर दे दिया। अगर तुम चाहती तो जादूगरनी की बात मान लेती और धन दौलत लेकर मुझे यह जादू सोने और चांदी के गुलाब घर कभी न देती। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें जादू सोने का गुलाब घर देती हूँ। इस घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। परी की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और परी को धन्यवाद कहती हैं। कुछ समय बाद जादू सोने के गुलाब के घर के अंदर चली जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें देखती हैं तो वहां पर बहुत सारी धन दौलत होती है। यह देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बिल्कुल दोनों बहनें अब राजकुमारी की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन नैना और सुनैना गरीब और मजबूर लोगों में खाना बांट रही थी। तभी दोनों बहनें देखती हैं कि विनीता भी उसी लाइन में लगी है। नैना और सुनैना वहां जाकर अपनी सौतेली माँ से पूछती हैं कि वह इस लाइन में क्यों लग रही हैं। तभी विनीता रोते हुए नैना और सुनैना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैंने तुम जैसी बेसहारा अनाथ लड़कियों पर इतना अत्याचार किया और जानबूझकर तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया, जिसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली। तुम्हारे घर से जाने के बाद पहले तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज कराने में घर बार सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं सड़क पर आ गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ, गलती तो हम इंसानों से ही होती है और अगर गलती का पछतावा हो जाए तो उस इंसान को दूसरा मौका दे देना चाहिए। इसलिए हम दोनों बहनों ने तुम्हें माफ कर दिया। आप कृष्णा के साथ हमारे जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर रह सकती हैं। इस तरह नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ को बड़ा दिल करके माफ कर देती हैं और उनके साथ और अपने सौतेले भाई के साथ जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नदी थी जो गांव के सभी लोगों को साफ और अच्छा पानी दिया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता था जिस वजह से पूरे गांव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था, क्योंकि वह नदी उस दिन पूरी तरह से लाल हो जाया करती थी और गांव का एक भी इंसान उस नदी से उस दिन पानी नहीं लेता था। इसलिए सभी लोग वह दिन आने से पहले पहले अपने घर में पानी ज्यादा भर लिया करते थे। सरिता बहन, कपड़े धो रही हो क्या? तुम्हें पानी भरने नहीं जाना? तुम भूल गई, कल हमारे गांव की नदी हमें पानी नहीं देगी क्योंकि वह पूरी तरह से लाल हो जाएगी। सोच लो, अगर अभी पानी भरा नहीं तो कल प्यासी ही मर जाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे घर में पानी था उससे तो तुमने कपड़े धो लिए। जानकी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी कि आज हमें कल के लिए पानी भर के रखना है। चलिए पानी भर के लेकर आते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, पूरे महीने तो हमारी नदी हमें अच्छा और साफ पानी देती है और महीने के लास्ट में आकर लाल हो जाती है। ऐसी लाल नदी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नदी भी लाल हो जाती है। पता नहीं इस लाल नदी का भी क्या रहस्य है।
ऐसा कहकर गांव की औरतें उस नदी से पानी भरने चली जाती हैं, लेकिन आज तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि उनकी यह नदी महीने के लास्ट में लाल रंग की क्यों हो जाती है। यह एक राज बन चुका था। हर कोई यह जानना चाहता था आखिर यह नदी लाल क्यों हो जाती है। इसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी वह अपनी दोस्त से कहती है, सुनैना, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। सुबह से लेकर शाम तक पानी भरते भरते आखिर कैसे पता चलेगा कि यह नदी लाल क्यों हो जाती है। हमें पता तो लगाना चाहिए। मगर यार काजल, कितने वर्ष हो गए, आज तक हमारे बड़े पता नहीं लगा पाए कि हमारी ये नदी अचानक लाल क्यों हो जाती है। वह सब पानी क्यों नहीं देती। तो हम तो बच्चे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। हमें पता नहीं लगा सकते, ये तो बेकार की बात है। वैसे तू सही कह रही है, मेरी तो कमर ही अकड़ गई पानी भरते भरते। सुनैना, जरूरी तो नहीं जो काम हमारे बड़े नहीं कर पाए वो काम छोटे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस बार पानी भरकर घर रखकर आ जाते हैं और तुम घर पर किसी को भी कुछ मत बताना हम कहाँ पर जा रहे हैं। रात भर हम नदी से कुछ दूर बैठकर यह पता लगाएंगे कि अचानक हमारी नदी लाल क्यों हो जाती है। हो सकता है कि हमें कुछ पता चल जाए। यह तो तू ठीक कह रही है। चल पानी भरकर रखकर आ जाते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। इस तरह से काजल नदी का राज जानने के लिए प्लान बना लेती है और दोनों दोस्त जल्दी जल्दी घर का सारा पानी भरती हैं और उसके बाद रात हो जाने के बाद घर से छुपकर नदी से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बहुत समय हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि सुबह को अचानक उनकी नदी लाल क्यों हो जाती है। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। काजल और सुनैना उस आवाज का पीछा करते हैं तो नदी के पीछे एक गुफा थी, जहाँ पर एक जादूगरनी ने 3 सुंदर परियों को बांध रखा था और वह परियां उस जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। दुष्ट जादूगरनी, हमें छोड़ दे। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है तो हमारी बलि क्यों चढ़ाना चाहती है। हम तो पृथ्वी के सुंदर सुंदर नजारे देखने आए थे और तूने हमें अपना बंदी बना लिया और तू हमें मारना चाहती है। छोड़ दे जादूगरनी, हमें छोड़ दे। हम परिलोक वापस जाना चाहते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तो सोच रही थी इस महीने मुझे परियों का खून नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा मुझे महीना खत्म होने से पहले पहले परियों की बलि चढ़ाने के लिए मिल ही जाती है। पिछले महीने मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर 4 परियों की बलि चढ़ाकर उनका खून गांव की नदी में डाला था और इस बार तुम्हारा खून डालूंगी। जिस वजह से वह नदी पूरी तरह से तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। बस कुछ समय और उसके बाद मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं भटका सकता। वह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और वह मेरी गुलाम होगी। मैं उससे जो चाहूंगी वह करवा सकती हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। दुष्ट जादूगरनी, तो अपने फायदे के लिए ये भी नहीं सोच रही कि तूने न जाने अब तक कितनी मासूम परियों की जान ले ली और अब हमारी जान लेने वाली है। उसके बाद तो जादुई लाल नदी बनाएगी। अगर तू उसे पूरी तरह से जादुई लाल नदी बना देगी तो गांव वाले पानी कहाँ से पिएंगे? उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना जानवर, इंसान, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? मैंने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं लिया। मेरी बला से मरते हैं तो मर जाएं। 2 साल हो गए उस नदी को परियों की बलि देते देते। 1 महीना और उसके बाद जादुई लाल नदी मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। और अब तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे तपस्या करनी है, उसके बाद मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून उस नदी को देना है। अब तक वह नदी आधी मेरे वश में हो चुकी है। तपस्या करते वक्त मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। जादूगरनी और परियों की बातें सुनकर काजल और सुनैना को पता चल जाता है कि उनकी नदी अचानक से लाल क्यों हो जाती है। सुनैना, यह जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। इन मासूम परियों की जान नहीं जानी चाहिए। इनकी जान के साथ साथ हमें अपनी नदी को भी बचाना है। बेचारी मुसीबत में है। यह दुष्ट बुरी जादूगरनी उसे अपने वश में करना चाहती है।
क्या काजल, तुमने सुना नहीं? कल से यह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। एक दिन हमें पानी नहीं मिलता तो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचो, जब हमें पूरे महीने, पूरे साल, पूरी जिंदगी पानी नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे पेड़ पौधे, भेड़ बकरी हम कैसे करेंगे? जादूगरनी को कैसे भी करके रोकना होगा, मगर कैसे रोकेंगे हम इसे? सुनैना, मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। यह जादूगरनी हमारी नदी को जादुई लाल नदी तभी बना सकती है जब इन तीनों परियों का खून वह नदी के अंदर डालेगी। अगर हम ऐसा करने से इस जादूगरनी को रोक लें तो यह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें इस जादूगरनी की तपस्या में बाधा डालनी होगी, परियों को सही सलामत बाहर निकालना होगा। मैं छुपकर गुफा के अंदर जाऊंगी और उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला करूंगी। तभी मेरे पीछे आना और परियों की रस्सी खोल देना, ठीक है? ये काम ठीक तरह से होना चाहिए। इस तरह से काजल और सुनैना उस जादूगरनी को उन परियों की बलि चढ़ाने से रोकने के लिए एक प्लान बना लेती हैं। काजल छुपकर गुफा के अंदर जाती है, वहीं दूसरी तरफ वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी काजल पीछे से एक डंडा लेकर आती है और उस जादूगरनी की इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से सुनैना आती है और उन तीनों परियों की रस्सियां खोल देती है। परिया और सुनैना उस गुफा से तुरंत बाहर निकल आ जाती हैं, लेकिन काजल उस गुफा के अंदर फंस जाती है और तभी जादूगरनी को होश आ जाता है और वह अपनी जादुई छड़ी से काजल को बांध देती है और उसे अग्नि के ऊपर उल्टा लटका देती है और उससे कहती है, तो मामूली सी लड़की मुझे हराना ही थी, मुझे मारना ही थी। तूने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार देगी? तूने उन परियों को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तूने मेरी तपस्या में बाधा डाला है, तूने उन परियों को मेरी कैद से निकाला है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तू मरेगी, जरूर मरेगी। दुष्ट जादूगरनी इतनी क्यों छटपटा रही है? तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मारना चाहती है। मार दे, मैं मरने से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू हमारी पवित्र नदी को जादुई लाल नदी बनाना चाहती है, उसे अपने वश में करना चाहती है, हम सभी गाँव वालों को प्यासा मारना चाहती है। दुष्ट जादूगरनी, तू खुद को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि न जाने आज तक तूने कितनी मासूम परियों की बलि चढ़ाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक मामूली सी लड़की ने तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने से रोक दिया। काजल इस तरह सीना ठोकर उस जादूगरनी से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों परियां काजल के लिए परेशान होती हैं और वह सुनैना के साथ गांव में जाती हैं और सभी गांव वासियों को इकट्ठा करती हैं। अरे सुनैना बिटिया, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबको क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई? सरिता आंटी, क्या आपको नहीं जानना हमारी नदी का राज? आखिर वह महीने के लास्ट में लाल क्यों हो जाती है? अगर जानना है तो चौक पर आ जाइए। काजल की जान खतरे में है, उसने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे गांव और नदी को बचाना चाहा। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो। विनीता, कमला, जमुना आंटी सबको बुलाकर लेकर आ जाओ। गांव का बच्चा नदी का राज जानना चाहता था, इसलिए सभी लोग तुरंत चौक पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी तीनों परियां गांव वालों से कहती हैं, तुम्हारे गांव की एक लड़की काजल बहुत ही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। तुम में से किसी ने भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की आखिर तुम्हारी नदी जो पूरे महीने साफ और अच्छा पानी देती है, सिर्फ एक ही दिन क्यों लाल रहती है? उस दिन वह अच्छा पानी क्यों नहीं देती? अगर तुम पहले से पता लगाने की कोशिश करते तो वह जादूगरनी इतनी आगे नहीं बढ़ती, अब तक इतनी परियों की जान नहीं लेती। जादूगरनी परियों की जान नहीं लेती? तुम क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, परियों की जान। वह दुष्ट जादूगरनी परीलोक से आने वाली परियों को अपना बंदी बना लेती है और तपस्या करके उन परियों की बलि चढ़ाती है और उनका खून तुम्हारी नदी में डाल देती है, जिस वजह से पूरे दिन वह लाल रहती है। उसके बाद वह नदी का लाल पानी अपने साथ ले जाती है और अपने शैतान बाबा को चढ़ाती है। ये आखिरी महीना था, इसके बाद वह तुम्हारी नदी को हमेशा हमेशा के लिए जादुई लाल नदी बना देती और तुम्हें पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तुम प्यासे मर जाते। लेकिन तुम्हारे गांव की एक लड़की ने यह राज जानना चाहा और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उस दुष्ट जादूगरनी की कैद से भी बचाया।
लेकिन बेचारी खुद फंस गई। अब हमें उसकी मदद करनी है। उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए मारना है। क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपने गांव की बच्ची को भी बचाएंगे और अपनी गांव की नदी को भी। हम उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अपनी गांव की बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों परियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उस जादूगरनी को खत्म कर दे, लेकिन हमारी जादू छड़ी उस जादूगरनी के पास है। हम जादू शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक साथ उस गुफा के पास जाना है और उस जादूगरनी को एक साथ मारना है। ध्यान रहे, काजल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीनों परियों की बात मानकर गांव वाले उनके साथ गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुफा के चारों तरफ आग लगा देते हैं। और गांव की एक बूढ़ी औरत गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करती है और उनके हाथ में पवित्र जल था और वह अंदर जाते ही उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर उस पवित्र जल को फेंक देती है, जिस वजह से वह तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। तभी तीनों परियां अंदर आती हैं और वह काजल को सही सलामत बाहर निकालकर लेकर आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी भी काजल को सही सलामत देकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और काजल का साहस और हिम्मत के लिए तालियां बजाते हैं। सच में काजल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुमने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, अपनी नदी को भी जादुई लाल नदी होने से बचाया है और अपने सभी गांव वासियों को प्यासा मरने से भी। किसी ने सही कहा है, छोटा सा प्रयास भी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है, जैसे तुमने हमें निकाला। अब तुम्हारी नदी कभी लाल नहीं होगी, तुम्हें हमेशा स्वच्छ और साफ पानी देगी। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। परियां काजल को धन्यवाद कहकर परी लोग वापस चली जाती हैं और गांव वाले काजल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं।